पहला हमारा टॉपिक है SIADA, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब इसमें क्या होता है SIADH में? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हमारा जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। वो क्या होता है, उसकी वैल्यूज कम हो जाती है, वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है देखें, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगी? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज हो रहा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था ना। तो इसकी जो अमाउंट है ना ये बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। ये हमारे ब्लड में ये इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा ना तो इसकी इसकी वजह से क्या होगा? अभी ये काम क्या करता था? इसका जो सबसे पहला काम था ना, ये मतलब हमारे किडनीज में जाके ना, किडनीज में जाकर ना ये क्या करवाता था? ये वाटर की रिटेंशन करवाता था। ये क्या करवाता था? वाटर की रिटेंशन करवाता था। अब जब एडीएच हार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस बंदे में क्या होगा? उस बंदे में जितना भी मतलब खून फिल्टर होकर जितना भी यूराइन बन रहा था ना, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो क्या होने लग जाएगा? रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा, उसकी रिटेंशन होने लग जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या देखेंगे? इसकी वजह से हम एक्सेसिव वाटर रिटेंशन देखेंगे। क्या होगा? इंक्रीज वाटर रिटेंशन। अब आप मुझे एक बात का जवाब दें कि एक बंदा है, ठीक है, उसने मतलब लेट्स सपोज उसका यूराइन बना है 1 मिनट में, लेट्स सपोज 10 ml बना है या 50 ml लगा लें, और उसमें से 45 ml मतलब है, वैसे आम रूटीन में 45 ml हो जाता है, 49 ml हो जाता है, सिर्फ 1 ml जो 1 लीटर आई थिंक सो 100 ml में से ना, 100 ml में से 99 ml रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 ml जो होता है ना उसका यूराइन बनता है। ये जो इस बंदे को होगा, इसमें वो जो 1 ml है वो भी वापस आने लग जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या होगा? इसकी जो यूराइन की ओस्मोलैरिटी होगी ना, यूराइन की ओस्मोलैरिटी मतलब कि यूराइन के अंदर सोल्यूट्स की जो मिकदार होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगी। देखें, यूराइन ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? सोल्यूट्स जो है ना वो कितने हैं इसके अंदर, 1 लीटर यूराइन के अंदर सोल्यूट्स कितने हैं, सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, उसको हम ओस्मोलैरिटी कहते हैं। तो यूराइन ओस्मोलैरिटी जो है वो सीरम ओस्मोलैरिटी से बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखें, एक बंदे को पेशाब आ रहा था, उसका ये जो पेशाब में थोड़ा बहुत पानी था, ये SIADH में एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इंक्रीज होने की वजह से वो जो थोड़ा सा पानी पेशाब में जा रहा था वो भी वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस बंदे में क्या होगा कि इस बंदे का जो यूराइन होगा ना वो गाढ़ा हो जाएगा। यूराइन क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा मतलब कि उसमें सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। सीरम ओस्मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। कैसे कम होगी? क्योंकि सारा पानी जो पेशाब में जा रहा था जो फिल्टर होकर वो सारा तो वापस आ रहा है। जब वो सारा वापस आ रहा है तो ये बंदे में क्या कहते हैं, इस बंदे में क्या होगा? इस बंदे में पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके ब्लड के अंदर। समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक कि इसमें क्या होगा? एक उसका एडीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब एडीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो एडीएच के बढ़ने की वजह से, एडीएच का काम क्या था? वो वाटर रिटेंशन करवाता था। तो वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी। जब वाटर रिटेंशन ज्यादा होगी तो जो पहले पेशाब पतला आ रहा था उसका पेशाब क्या हो जाएगा? खुश्क हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। अब ये था एक काम, मतलब ये एक काम था, एक काम हो गया। अब हमारे दूसरे काम की तरफ, ठीक है, उसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे, पर अभी आपने उसको इसके साथ मतलब मिक्स नहीं करना, क्या कहीं आप भूलने ना लग जाए। दूसरे काम में पता है क्या होगा? दूसरे काम में ये होगा कि जब हमारा फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ गया ना, जब ये फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगी तो एंड रिजल्ट क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड होगा, इंक्रीज इन फ्लूइड हो जाएगा ना इन ब्लड। इसको, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं। अब जब फ्लूइड ओवरलोड होता है ना, एक बंदे के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होता है कि उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? देखें, एक बंदर जब एक बंदे के अंदर जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तो उसके ना दिल से, जब ये कंडीशन होगी ना, ये वाली कंडीशन, उसके दिल से क्या होगा पता है? उसके दिल जो हार्ट होगा ना, उसका हार्ट वो दो चीजें रिलीज करेगा, दो हार्मोन रिलीज करेगा उसका हार्ट। एक हार्मोन को हम कहेंगे ANP, ठीक है, ANP, एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, और दूसरे को हम कहेंगे BNP। BNP का क्या मतलब है? ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ANP और BNP, आप फुल फॉर्म की तरफ ना जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि हार्ट से क्या रिलीज होगा? ANP और BNP। अब मैं आपको बताऊंगा कि ANP जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करेगा और BNP जो है वो हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं, क्या ANP और ये हार्ट जो है हमारा, इसने क्या रिलीज कर दिया? इसने ANP और BNP रिलीज कर दिया। अब ये ANP और BNP हमारी बॉडी में आकर क्या काम करेगा? देखें कि ये जो ANP है, ANP और BNP, तो ANP जो है ना,
जी, हमारे अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो ना तो नेफ्रॉन के जो होते हैं ना 2 तरह के आर्टेरियोल्स होते हैं। एक एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं और इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल ए से जो एफरेंट है ना उसका मतलब है जो खून लेके आ रहा है और ई से जो इफरेंट है उसका मतलब है वो खून लेके जा रहा है किडनी से। ठीक है? उन रीनल जो मतलब है नेफ्रॉन्स होते हैं ना उनमें से। तो जो एएनपी और बीएनपी है ना अब इनका काम सुन लीजिएगा गौर से। ये जो एएनपी है ना एएनपी ये क्या करेगा? देखिए ये डायलेट करेगा। किसे? डायलेट्स द किसे? डायलेट्स द एफरेंट आर्टरीोल्स। एफरेंट आर्टरीोल्स। एफरेंट आर्टरीोल्स का मतलब आप समझ रहे हैं? एफरेंट आर्टरीोल्स जो खून लेके आ रहे थे किडनी की तरफ। आप मतलब बस सादा अल्फाज में क्या समझे कि एफरेंट आर्टरीोल्स वो जो खून लेके आ रहे थे। अच्छा और ये जो दूसरा बीएनपी है देखिए इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। बीएनपी ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। किसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट्स द इफरेंट आर्टरीोल्स। ये किसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा? एफरेंट आर्टरीोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। एफरेंट आर्टरीोल्स डायलेट हो गए, इफरेंट जो आर्टरीोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसकी वजह से होगा क्या? ये दोनों काम होने की वजह से ना एक और दो ये दोनों काम होने की वजह से क्या होगा? उस बंदे का जीएफआर बढ़ जाएगा। क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाएगा। टोटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है ये हम इंशाल्लाह रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर का मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर किडनी कितना यूराइन बनाता है? 1 मिनट, 1 मिनट, हाउ मच यूराइन? ठीक है? ये आप यूं लिख लें कि यूराइन फॉर्म्ड इन 1 मिनट। ठीक है? यूराइन इन 1 मिनट किडनी। ठीक है? 1 मिनट में यूराइन से किडनी से कितना पेशाब बना है इसको हम क्या कहते हैं? जीएफआर कहते हैं। ये सादा अल्फाज में लिखा ये असल तारीफ नहीं है। असल तारीफ इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब हम किडनी पढ़ेंगे, रीनल सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा अब जीएफआर बढ़ गया। देखिए ऊपर क्या हो रहा था? फ्लूइड ओवरलोड हो रहा था ना। अब हमारी बॉडी ने क्या करना था? इस फ्लूइड ओवरलोड को ओवरकम करने के लिए उसने क्या किया? जीएफआर को इंक्रीज करवा दिया। उसने क्या किया? पेशाब को ज्यादा बनवाना शुरू कर दिया। जीएफआर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली पेशाब ज्यादा बनने लग जाएगा। अब इस बंदे में पता है क्या होगा? अब जब एक और बात कि जब ये बंदे का हार्ट ये मतलब बंदे का फ्लूइड ओवरलोड हुआ है तो ना एक हमारे अंदर सिस्टम होता है। उस सिस्टम को पता है हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम कहते हैं रास सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? रास सिस्टम। ये भी हम किडनी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? रास सिस्टम। तो रास सिस्टम का नाम मैं आपको लिख के देता हूँ। बाकी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना ये काफी 1 घंटे का तकरीबन टॉपिक है तो ये मैं आपको बाद में आगे पढ़ाऊंगा। रेनिन एंजियो टेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है? अब हमें हमें ना फिलहाल जो है ना इस पूरे में से सिर्फ इसके साथ ताल्लुक है एल्डोस्टेरोन के साथ। तो एल्डोस्टेरोन पता है क्या करता है? एल्डोस्टेरोन करवाता है सोडियम की रिटेंशन करवाता है। क्या करता है? मैं इसका फंक्शन लिख के देता हूँ आपको। एल्डोस्टेरोन मतलब क्या है? सोडियम की रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन। अच्छा अब देखें ये जो रास सिस्टम है ना रास सिस्टम इसको एक्टिव होने के लिए ना बंदे के अंदर हाइपोटेंशन हो। बंदे के अंदर क्या हो? हाइपोटेंशन हो। ये जो रास ये रेनिन जो है ना ये रेनिन है ये किडनी के अंदर से ना एक सेल है वो रिलीज करता है। ये हार्मोन का नाम है। तो रेनिन को रिलीज होने के लिए बंदे को हाइपोटेंशन होने की जरूरत है। बंदे के अंदर ब्लड वॉल्यूम थोड़ा होने की जरूरत है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? ये देखें यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जगह है हमारी। ये जो हमारे फ्लूइड ओवरलोड पड़ा है इसमें क्या है? इस बंदे के अंदर फ्लूइड ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? इस बंदे के अंदर फ्लूइड क्या है? ज्यादा हुआ है। तो इस बंदे के अंदर कैसे रेनिन रिलीज होगा? इस बंदे के अंदर रेनिन नहीं रिलीज होगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है। उसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड इतना ज्यादा है। फ्लूइड ओवरलोड है। ठीक है? खून की मिकदार ज्यादा है तो वो रास सिस्टम रेनिन क्यों रिलीज करेगा? रेनिन क्यों मतलब एक्टिवेट होगा? किडनी क्या मतलब है डिटेक्ट करेंगे ना कि बंदे के अंदर बीपी नॉर्मल है तो वो क्यों रिलीज करेंगे? वो नहीं रिलीज करेंगे। जब वो नहीं रिलीज करेंगे तो एल्डोस्टेरोन इस बंदे के अंदर नहीं आएगा। अब इस बंदे के अंदर पता है क्या होगा? जब ये जीएफआर बढ़ा हुआ है ना इस बंदे का क्या ये जो जीएफआर बढ़ा हुआ है ये इंक्रीज जीएफआर है। ये क्या होगा? इंक्रीज जीएफआर। सॉरी ये इंक्रीज जीएफआर है ना इंक्रीज जीएफआर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज जीएफआर की वजह से ना उस बंदे को पेशाब तो ज्यादा बनने लग जाएगा। इस बंदे के अंदर पेशाब होने लग जाएगा। पर ये एल्डोस्टेरोन जो है ये जो हमारा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन ये तो बना नहीं है।
ये एल्डोस्टेरोन जब बना नहीं है तो इस बंदे के अंदर क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की ना होने की वजह से उसका सोडियम जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, सोडियम लॉस्ट हो जाएगा। सोडियम जब लॉस्ट हो जाएगा, देखें इसके अंदर क्या होगा, सोडियम लॉस्ट इन यूराइन। ठीक है, अब देखें जीएफआर बढ़ा, उसने फ्लूइड को नॉर्मल ले आया, ठीक है, और जो है हमारा सोडियम वो भी उसके साथ चला गया क्योंकि हमारा एल्डोस्टेरोन नहीं था। जब एल्डोस्टेरोन नहीं था, एल्डोस्टेरोन के ना होने की वजह से क्या हुआ, जो सोडियम है वो हमारे पेशाब में चला गया। अब जिस ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की मिकदार कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक लाइन समझाने के लिए, हाइपोनेट्रीमिया लव समझाने के लिए आपको मैंने इतनी बात बताई है, इतनी मतलब एक्सप्लेनेशन की है। क्या इसमें देखो, जिसमें डिक्रीज सोडियम होगा, इसका क्या मतलब है, इसमें देखो क्या है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब उसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम है, इसमें देखो हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा अब देखें, इस बंदे के अंदर वाटर रिटेंशन हो रही थी, वाटर रिटेंशन के जवाब में क्या हो रहा था, वाटर रिटेंशन के जवाब में ये एएनपी बीएनपी आके वाटर जो मतलब फ्लूइड ओवरलोड था उसे कम कर रहे थे। अब इस बंदे के अंदर पता क्या होगा, इस बंदे के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो नॉर्मल होगा। इस बंदे के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो नॉर्मल होगा, पर जो होगा उसका सोडियम का लेवल वो गिर जाएगा। तो इस वजह से हम इस तरह के मतलब वॉल्यूम के नॉर्मल होने के बाद सोडियम के गिरने को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यू वोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहते हैं, यू वोलिमिक, देखें यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, समझा पा रहा हूँ कि यू वोलिमिक क्यों कहा, यू वोलिमिक मतलब उसका फ्लूइड तो बराबर है ना, पहले फ्लूइड बढ़ा, फ्लूइड को काम करने के लिए क्या आ गया, एएनपी बीएनपी आ गया, जिन्होंने आकर जीएफआर को इंक्रीज करवाया। जीएफआर जब इंक्रीज हो गया तो उसका वॉल्यूम जो मतलब वॉल्यूम था, उसके एक्स्ट्रा वॉल्यूम था, उन्होंने वो पेशाब में ले गए। और हाइपोनेट्रीमिया क्यों है, क्योंकि उस बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन नहीं है। जब उसके अंदर एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है कि उसका जो सोडियम है, सोडियम जो है वो किधर जा रहा है, उसका यूराइन के अंदर जा रहा है, इसकी वजह से उसको हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। ठीक है, यहाँ अल्लाहुम्मा तक मैंने सल्ली आपको अला अपनी बात मुहम्मद व समझा दी। आले अब हम चलते हैं आगे। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अब ये इसको ये सारी कंडीशन हो गई, SIADH की वजह से इसको ये सारी कंडीशन हो गई। अब ये सारी कंडीशन होने के बाद हमने अब इस बंदे के अंदर क्या देखना है, इस बंदे के अंदर हमने देखना है कि इसके मतलब है ये होने के बाद SIADH हाइपोनेट्रीमिया होने के बाद उस बंदे के अंदर हो क्या क्या सकता है। उस बंदे के अंदर ना हाइपोनेट्रीमिया के जो ना फीचर्स हैं, ये आप लिख लें कि हाइपोनेट्रीमिया के क्या फीचर्स हैं। देखिएगा, हाइपोनेट्रीमिया का पहला फीचर क्या है, सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, उसके दिमाग वाली जो जगह है ना, यहाँ पर पानी भर जाएगा। उसके बाद और उसे क्या होगा, उसे झटके लगेंगे, क्या होगा, सीजर्स होंगे। ठीक है, ये मतलब है हाइपोनेट्रीमिया के ये साइंस है, मतलब किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो उसमें ये चीजें होंगी, क्या होगा, एक सेरिब्रल एडिमा होगा, दूसरा उसके अंदर क्या होगा, सीजर्स होंगे, झटके लगेंगे उसके अंदर। अच्छा, और हम आगे चलें, आगे हम इसके काज की तरफ आए, क्या इसकी काज की तरफ आए। तो इसकी काज में जब हम आएंगे ना, इसकी काजेज में कि ये किन किन वजूहात की वजह से ना हमारा जो मतलब है हमारे अंदर SIADH होता है, काजेज काजेज ऑफ SIADH। पहला पता है क्या है, एक्टोपिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्टोपिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एक्टोपिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या है, ये कुछ कैंसर होते हैं जिनको हम न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर कहते हैं, जैसे कि स्मॉल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल लंग कार्सिनोमा। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। अब इसके अंदर पता क्या होता है, फेफड़े हैं, फेफड़ों का काम क्या है, जो लंग्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, इन्होंने सांस लेने और सांस खारिज करने में मदद करनी है, जो मेन इनका काम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्मॉल लंग कार्सिनोमा के अंदर यहाँ पे जो कैंसर बनता है ना, उसके अंदर जो टिश्यू होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करने लग जाता है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आमतौर पर रिलीज कहाँ से हो रहा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बजाय ये स्मॉल लंग कार्सिनोमा फेफड़ों से होने लग जाएगा, तो इस बंदे का ADH की लेवल्स बढ़ेंगे, ADH की लेवल बढ़ेंगे तो क्या होगा, इस बंदे के अंदर ये सारी सिम्टम्स आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके बाद दूसरी सिम्टम की तरफ चलें, दूसरी सिम्टम क्या है, इस बंदे को कोई हेड ट्रॉमा हो सकता है, हेड ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब कि उसको कोई मतलब है, उसको कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कोई उससे ट्रॉमा वगैरह हुआ है, ठीक है, उसको चोट वगैरह लगी है जिसकी वजह से उसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना, मतलब है उनकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अंदर कोई राब्ता की मतलब है कुछ खलल आ गया, कुछ ऐसे हुआ है, हेमरेज वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से इस बंदे के अंदर क्या है कि वो उनका कोई आपस में राब्ता नहीं है, राब्ता नहीं है, तो राब्ता ना होने की वजह से क्या है, राब्ता ना होने की वजह से इनके अंदर ये ADH के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम अगर तीसरी तीसरी कंडीशन की तरफ चले ना, तीसरी है पल्मोनरी डिजीजेस। पल्मोनरी डिजीजेस,
पल्मोनरी डिजीजेस का क्या मतलब है यहाँ पे? पल्मोनरी डिजीजेस का मतलब वही स्मॉल लंग कार्सिनोमा। ये जो स्मॉल लंग कार्सिनोमा मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या है, एक्टोपिक एडीएच की सिक्रीशन होने लग जाती है। अगर हम इसके बाद आगे चले ना मेन चीज पे, ये हैं ड्रग्स। ये क्या है? ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स हैं? देखिए ड्रग्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला है साइक्लोफोस्फामाइड। कौन सी ड्रग है? साइक्लोफोस्फामाइड। और कौन सी है? इसके बाद कुछ ड्रग्स और भी होती हैं, पर ना फिलहाल आप सिर्फ साइक्लोफोस्फामाइड का नाम याद रखें कि साइक्लोफोस्फामाइड क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लेवल्स को बढ़ा देगी हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या कर देगी हमारी बॉडी के अंदर? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के लेवल्स को बढ़ा देगी। ठीक है, ये हैं इसकी काजेज जो हमें एसआईएडीएच करवा सकते हैं। अगर हम आगे चले, इसके बाद हम चले ना इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले ना सोडियम के लेवल्स कम थे ना, ठीक है, इसका हम क्या करें? ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसका सोडियम के लेवल्स कम थे ना, अब हमने सोडियम के लेवल्स को ठीक करना है। पर एक बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि कौन सी बात हमने आपने याद रखनी है? बात ये है कि सोडियम के लेवल्स अगर किसी के बंदे के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है ना, आपने उसके सोडियम के लेवल्स को फौरी तौर पे ठीक नहीं कर देना। लेट्स सपोज किसी को मतलब हाइपोनेट्रीमिया, आप कहें जी मैं अभी ऐसे 15 मिनट के अंदर इसकी सारा मतलब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन जो है ठीक कर देता हूँ, नहीं, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। हमेशा कोई भी पेशेंट आपके पास हाइपोनेट्रीमिया का आ रहा है तो उसको जो आपने मतलब सोडियम लगाना है, सोडियम आईवी सोडियम वगैरह आपने जो देना है, वो सोडियम जो है ना आपने उसको स्लोली चलाना है, स्लो चलाना है। अगर आप उसको तेज चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि तेज चलाएंगे तो उससे एक बीमारी हो सकती है। अब वो बीमारी भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इसमें जो मतलब है हमारे पास सोडियम से हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट आ रहा है, उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट को हमने कैसे ठीक करना है? स्लोली स्लोली ठीक करना है, ठीक है, स्लोली सोडियम रिकवरी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उसके सोडियम की रिकवरी करवानी है। सोडियम को जो है मतलब है ना उसके खून के अंदर सोडियम कम है ना, आईवी आप अगर लगा रहे हैं तो उसको सोडियम जो आपने लगाना है मतलब है वो आपने आईवी जो लगाना है वो आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी स्पीड उसकी थ्रो स्लो स्लो स्पीड रखनी है, ठीक है, स्लो स्पीड पे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये हमने ज़्यादा स्पीड पे लगा दिया तो ऐसा क्या हो जाएगा कि ये मतलब हम ज़्यादा स्पीड पर क्यों नहीं लगा सकते? इसकी अगर इसकी वजह से ज़्यादा वो लगाएंगे ना, अगर मतलब आप ज़्यादा स्पीड पे लगाएंगे तो इसकी वजह से पता है क्या हो सकता है? एक बीमारी हो सकती है। उस बीमारी को हम कहते हैं ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम का नाम है। क्या है? ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम का नाम है। अगर आप क्या करेंगे? इफ यू ट्रीट, मैं लिख देता हूँ, इफ यू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया फास्टली। अगर आप हाइपोनेट्रीमिया को तेजी से करेंगे ना, तेजी से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो रिस्क होगा कि आप उस बंदे को ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम करवा सकते हैं। इस ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को पहले हम सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस के नाम, माइलिनोलाइसिस के नाम से भी जानते थे, पर ये इसका भी न्यू नाम है, ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। आप समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को हाइपोनेट्रीमिया है तो उसे आप फौरी मतलब उसको मतलब आप लगाएंगे सही, उसको सोडियम ठीक करेंगे, पर सोडियम को जो उसको आईवी सोडियम लगा रहे हैं उसकी रफ्तार आप क्या रखेंगे? थोड़ी रखेंगे। जो सोडियम की करेक्शन है उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी, ताकि उसको हम बचा सकें ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम से। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगले ट्रीटमेंट्स की तरफ चलें, अगला इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक ट्रीटमेंट तो हो गया, उसके सोडियम को हमने वापस ठीक लेके आना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब एसआईएडीएच का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम मतलब सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। फ्लूइड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन मतलब कि उसको हम फ्लूइड्स नहीं देंगे, उसे हम फ्लूइड से रोकेंगे। उसके बाद हम और क्या करेंगे? हम उसे नमक की गोलियां खिलाएंगे क्योंकि उसको हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। साल्ट टैबलेट्स खिलाएंगे, नमक की गोलियां कह रहे हैं आप इन्हें। उसके बाद हम और क्या करेंगे? इसके बाद हम उसे डायूरेटिक्स देंगे क्योंकि उसका फ्लूइड ओवरलोड है ना। डायूरेटिक्स देने की वजह से क्या हो जाएगा? वो ठीक होने लग जाएगा। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स के आप नाम लिख लें तो मैं आपको इनका काम भी बता देता हूँ। पहली कौन सी है? कोनी वेप्टान। और फिर और क्या है? और कौन सी ट्रीटमेंट है? ठीक है, एक है डिमेक्लोसाइक्लिन। डी डिमेक्लोसाइक्लिन। ये जो डिमेक्लोसाइक्लिन है ना,
ये आप पढ़ेंगे फार्मा के अंदर। अगर आपने अभी तक फार्मा नहीं पढ़ी ना, तो ये किसका है? फार्मा है। ये कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन क्लास की ड्रग है। ये टेट्रासाइक्लिन्स क्लास की ड्रग है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स की, ठीक है। और ये मतलब है जो हम किसके इलाज के लिए यूज करते हैं, ये एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। और ये जो ये है, ये ईडीएच एगोनिस्ट है। अभी मतलब आप इतने ज्यादा इन चक्करों में ना पड़े, फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मतलब ये मतलब ड्रग्स हैं किन किन क्लास की। ये था आपका एसआईएडीएच का टॉपिक। अगर हम आगे चले ना, ये था, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेवल इंक्रीज हो गए। अगर हम अगले अगले पेज पे चले ना, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? डायबिटीज, डायबिटीज इंस्पाइडस। अच्छा, मैं इसको ना मतलब दो दो में डिवाइड करूंगा। इसकी ना डायबिटीज इंस्पाइडस ऐसा कंडीशन जिसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिछले में ज्यादा हो गया था, इसमें एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। डिक्रीज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या ये हार्मोन कम हो जाएगा या इसका फंक्शन कम हो जाएगा। अब देखें, इसकी ना इस बेस पे दो टाइप्स हैं। एक इसकी है सेंट्रल टाइप है, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस। दूसरी इसकी कौन सी है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है। ये इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस, दूसरी कौन सी है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस। देखिए, अब मैं आपको ना इसको कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए इजी रहे। जो सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस होगी ना, इसके अंदर नो एडीएच, एडीएच बनेगा ही नहीं, नो एडीएच फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस के अंदर, कि उसका मसला कहाँ पे है? उसका मसला दिमाग में है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था ना, लेट्स सपोज उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर पड़ा जो वहां से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। या जो उसका हाइपोथैलेमस है, वहां पे कुछ इंजरी वगैरह हुई है जिसकी वजह से वहां से अब कुछ नहीं रिलीज हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? या कोई मतलब सर्जरी हुई है, कोई ऑटो इम्यून अटैक हो गया है, ठीक है। तो कोई ट्यूमर हो गया, ट्यूमर तो मैंने आपको बता दिया, इडियोपैथिक काजेस भी होती हैं। अगर हम इसके बाद आगे चलें, इसके बाद हम आगे किधर चलें? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस के अंदर, इसके अंदर पता है क्या होगा? एडीएच प्रेजेंट होगा, एडीएच प्रेजेंट होगा। पर मसला कहाँ पे होगा? यहाँ पे मसला किसके साथ था? एडीएच के फॉर्मेशन के साथ था, या एडीएच की सिक्रीशन के साथ था। यहाँ पे पता है मसला कहाँ होगा? यहाँ मसला होगा उन रिसेप्टर्स पर जहाँ पे आके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लगता था। यहाँ पे आके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लगता था। यहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन। क्या होगा? म्यूटेशन ऑफ V2 रिसेप्टर्स। V2 रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर लगे होते हैं। V2 रिसेप्टर्स, जो V2 रिसेप्टर्स है ना, म्यूटेशन ऑफ V2 रिसेप्टर्स का क्या मतलब है? कि वो रिसेप्टर्स यहाँ पे आके एंटी डायूरेटिक हार्मोन लगना था और वाटर की रिटेंशन करवानी थी, ये जो है यहाँ पे नहीं लगेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस बंदे को मैं अभी सिम्टम आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी ना अब काजेज में ना दो लफ्ज और लिख लें ताकि ना आपको मतलब कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए। देखें, देखिए, काजेज, इन दोनों के अब हम काजेज लिख रहे हैं। पहली, एंटी डाययूरेटिक जो सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस था, इसकी क्या काज थी? पिट्यूटरी ट्यूमर। क्या? पिट्यूटरी ट्यूमर। और क्या काज थी? ट्रॉमा हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा, सर्जरी, ठीक है। ये दो काजेज हो सकती हैं इसकी। अगर हम उसके बाद आगे चले, आगे क्या है? इडियोपैथिक, ठीक है। ये तीन काजेज आप लिख लें फिलहाल के लिए, फिर बाद में बाकी अगर कुछ और करनी है तो वो हम कर लेंगे। अगर हम दूसरी साइड पर आए, दूसरी साइड पे जो V2 मतलब नेफ्रोजेनिक डीआईवी है, उसमें क्या है? एक तो हेरिडिटरी है, कि मतलब है उसके खानदान में चली आ रही है, हेरिडिटरी। उसके बाद और कोई हम देखें तो वो है लिथियम। क्या? और एक चीज, ये मैं रेड कलर से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, ये है डिमेक्लोसाइक्लिन। अभी हमने कहाँ पढ़ी है डिमेक्लोसाइक्लिन? पिछली जो हमने मतलब ट्रीटमेंट पढ़ा, वहाँ हमने क्या पढ़ा? डिमेक्लोसाइक्लिन पढ़ी है। ये जो डिमेक्लोसाइक्लिन एंटीबायोटिक हमने पढ़ी है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस, ये ना मतलब है इस हार्मोन, इस जो हमारा रिसेप्टर होता है ना, V2 रिसेप्टर, ये V2 रिसेप्टर को आके ब्लॉक कर देती है। जब ये V2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, तो ये डिमेक्लोसाइक्लिन जो है, इस वजह से ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस भी करवा सकती है। अब हम देखते हैं कि ना इसके अंदर होगा क्या। तो इसके अंदर हम जब देखेंगे ना, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसके ना हम सिम्टम्स पे आते हैं। इन दोनों की सिम्टम्स सेम होंगी, ठीक है। पहले ना हम आते हैं इनकी ना डिफरेंशियल, मतलब जो डिफरेंस है इनमें दोनों में, डिफरेंस क्या है? जो एक तो इसमें एडीएच फॉर्मेशन नहीं हो रही थी ना, ठीक है। इसमें क्या है? म्यूटेशन ऑफ V2 रिसेप्टर्स है। अब हम आगे चले, अब इनकी ना सिम्टम्स क्या होंगे? देखें सिम्टम्स। सिम्टम नंबर 1, दोनों की
दोनों की, एक की नहीं दोनों की। सिम्टम्स क्या होंगे देखें, इसमें क्या देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, वाटर रिटेंशन हो रही है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अपना काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो पहला उसको क्या होगा, पोलीयूरिया। दूसरा क्या होगा, पोलीडिप्सिया। एक बंदा है जो बार बार पेशाब कर रहा है, उसको प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी कम हो रहा है, तो उसे पोलीयूरिया भी होगा, फिर पोलीडिप्सिया भी होगा। पोलीयूरिया मीन कि उसको बार बार पेशाब आएगा। पोलीडिप्सिया क्या है, उसको बार बार क्या होगा, प्यास लगेगी, जल्दी जल्दी मतलब पानी पियो। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब एक बंदा बार बार पेशाब कर रहा है, बार बार पेशाब करने की वजह से उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जब एक बंदे के अंदर ब्लड वॉल्यूम ही कम है, खून जो है वो ही कम है, तो उसका बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, उसका बीपी भी कम होगा। उसका बीपी क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हम इसके बाद आगे चलें, तो सीरम ओस्मोलैरिटी, मतलब अगर एक बंदा है उसके बार बार पेशाब किए जा रहा है, सारे फ्लूइड्स को उठा उठा के बाहर फेंकी जा रहा है, तो वो जो बंदा होगा, सारे फ्लूइड्स को बाहर निकालने के बाद उसके अपने खून के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके जो मतलब सोल्यूट्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, निस्बत बनिस्बत पहले के, तो इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज सीरम ओस्मोलैरिटी। सीरम ओस्मोलैरिटी समझते हैं ना आपके, मतलब है उसके 1 लीटर के ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, वैसे ओस्मोलैरिटी की अगर हम तारीफ करें कि ओस्मोलैरिटी मींस 1 लीटर के अंदर आपके पास कितना सोल्यूट्स हैं, ठीक है। तो इस सीरम ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, सीरम ओस्मोलैरिटी बढ़ना, कि ये बंदा बार बार पेशाब कर रहा है, जब ये बंदा बार बार पेशाब कर रहा है और उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो इसके अंदर जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है उसके पास 1 गिलास पानी है, और दूसरा बंदा है उसके पास भी 1 गिलास पानी है। तो जो एक गिलास पानी वाला बंदा है, उसने अपने गिलास में 2 चम्मच चीनी की डाल दिया, जबकि जो दूसरा बंदा है उसने भी अपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी की डाल दिया। तो आप बताएं दोनों में से कौन सा ज्यादा मीठा होगा, एक गिलास वाला के पास, जो जिसने 1 गिलास में 2 चम्मच डाले हैं, वो ज्यादा, उसके पास जो पानी होगा वो ज्यादा मीठा होगा, या जो दूसरा बंदा है जिसके पास 1 लीटर में 2 चम्मच चीनी के डले हुए, उसका पानी ज्यादा मीठा होगा। ये आप सब सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या, कि जो 1 गिलास में पानी डाल के बैठा है, 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी के डाल के बैठा है, उसके पास पानी ज्यादा मीठा होगा बनिस्बत 1 लीटर वाले के। क्यों, क्योंकि उसके पास सोल्यूट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा, ठीक है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम ना इसके ना टेस्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये बंदा है हमारे पास आया है, बार बार पेशाब करी जा रहा है, बार बार उसको प्यास लगी जा रही है, ठीक है, वो बार बार मतलब पेशाब किए जा रहा है, जब भी देखो पेशाब करने जा रहा है, ठीक है, उसकी बीपी कम है। अब हमें ये तो पता चल जाएगा, लेट्स सपोज हमने अज्यूम भी कर लिया कि ये मतलब डायबिटीज इंस्पायर्स का पेशेंट है, पर फिर भी हमें कंफर्मेशन तो करनी है ना, हमें कंफर्मेशन करने के लिए एक टेस्ट की जरूरत होगी। वो टेस्ट क्या है, वाटर डेप्रिवेशन, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। देखें, टेस्ट फाइंडिंग्स क्या है, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन बन गए, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन में इस पेशेंट के पास हम जाएंगे, इस पेशेंट का हम क्या चेक करेंगे, इस पेशेंट का हम करेंगे वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। अब वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का क्या मतलब है, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट का मतलब ये है कि हम उसके 3 घंटे तक कुछ पानी नहीं देंगे, ठीक है, 3 घंटे तक वो बगैर पानी के रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या इस बंदे के अंदर कोई तब्दीली आई है, पानी रोकने से इसके अंदर कोई तब्दीली आई है। अगर पानी भी 3 घंटे से उसने नहीं पिया, और 3 घंटे के बाद ना पीने के बाद भी वो बार बार यूराइन किए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को वाकई ही में क्या है, डायबिटीज इंस्पाइडस है, ठीक है। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखें, जो हमारा पहला था ना, कौन सा था, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस। देखें, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो हमारा सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडस का पेशेंट था, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही नहीं बनता था। जब इसके अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, इसको हम ऐसी चीजें देंगे जिससे इसका क्या होगा, इसका मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन पूरा हो जाए। तो अब हमने लैब में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाया, जिसको हम कहते हैं डेस्मोप्रेसिन। जिसे हम क्या कहते हैं, डेस्मोप्रेसिन। ये डेस्मोप्रेसिन बिल्कुल सेम कैसे काम करता है, जैसे हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रेशन, मतलब ये पानी इसका कम हुआ है ना, इसको डिहाइड्रेटेड हुआ है, तो हम इसको हाइड्रेशन करेंगे। अच्छा, ये दूसरा पेशेंट है, इसका हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, देखें,
इसके ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम साल्ट जो है ना, डाइटरी साल्ट, नमक जो है ना उसका कम करेंगे, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, उसको कहेंगे नमक मत खाए, उसको क्या कहेंगे, नमक मत खाए, नमक नहीं खिलाना। अगर उसके बाद हम आगे चले, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम उसको देंगे, क्या कहेंगे, आगे हम उसकी तरफ जाएंगे ना, तो हम उसे और ऐसी चीजें देंगे जिसकी वजह से उसको हाइड्रेशन हो, क्योंकि इस बंदे के अंदर क्या है, हाइड्रेशन, इसके बंदे के अंदर वो नहीं है ना, कि वो बार बार पेशाब किए जा रहा है और नेफ्रोजेनिक है ना, तो उसकी कहाँ मसला है, उसका मसला है फैमिली, फैमिली में मसला है। फैमिली में अगर मसला है तो हम क्या करेंगे, फैमिली के जो मसला होता है ना, हेरिडिटरी जेनेटिक काजेस के जो पेशेंट्स होते हैं, जेनेटिक जो मतलब बीमारियां होती हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हम उनमें बस ना मतलब है जो जो हमें सिम्टम्स मिल रही है ना, हम उनको ट्रीट करते हैं। अब हमने पहले साल्ट रेस्ट्रिक्शन कर ली, ठीक है, उसके बाद हम उसे हाइड्रेशन पर भी रखेंगे ताकि उसका खूब पानी पूरा हो सके। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे थायराइड डायूरेटिक्स पे। थायराइड डायूरेटिक्स, अब आप सोचेंगे कि डायूरेटिक्स का मतलब होता है जो पानी निकालता है, ये थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये आपके सोल्यूट्स को भी बाहर निकालते हैं, पानी के साथ साथ आपके सोल्यूट्स को भी निकालते हैं। इस वजह से जो उस बंदे में मतलब है सोल्यूट्स का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सोल्यूट्स के लेवल को कम कर देगा। अगर हम इसके बाद आगे चले तो इसको हम क्या लगाएंगे, इंडोमेथासिन, 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 ठीक है। और क्या देंगे, और हम इसे एक और ड्रग देंगे जिसे हम अमाइलोराइड कहते हैं, अमाइलोराइड कहते हैं। ये अमाइलोराइड जो है आई थिंक सो ये ना हमारे रीनल की, रीनल में हम ये मेडिसिन पढ़ेंगे। और इंडोमेथासिन जो है ना, ये एनसेड है, एनसेड मतलब एनसेड्स है, ठीक है। ये क्या करेगी, एनसेड जो होते हैं ना, आई थिंक सो ये ना वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, और ना जिसकी वजह से ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ना उसका पेशाब कम होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए डिक्रीज जो है, आई थिंक सो ना ये पेशाब को कम कराएगी, वेजो इंडोमेथासिन, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक, कौन सा, डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस समझ लग गई आपको। अच्छा हम आगे चलते हैं, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। आज का हमारा आखिरी टॉपिक कौन सा है, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, इसका नाम है क्या, इसका नाम है एक्रोमेगली। इसका नाम क्या है, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है, देखिए एक्रोमेगली। अच्छा ये मैंने आपको सारा टॉपिक एक्रोमेगली का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ना इजी इजी रहना है आपने। एक्रोमेगली में जी क्या होता है, ये आपने बिल्कुल ना मतलब मैंने क्या कहते हैं, क्योंकि नहीं मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन जब पढ़ाया था ना, उसमें नहीं आपको सारा पढ़ाया था, इसमें कोई चीज़ भी मैंने आपको नहीं छुड़ाई थी। अभी मैं आपको सिर्फ ना एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा ताकि ना आपको याद रह सके। इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, किन में, अडल्ट में। ग्रोथ हार्मोन किन में, एडल्ट में ज़्यादा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं, ठीक है। और इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, ऐसी वजह जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्रोमेगली होती है एडल्ट में, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा में क्या होता है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन काज है ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने की, कॉमन काज। अगर हम इसके बाद आगे चले, इसके बाद आगे हम अगर देखेंगे ना इस बंदे के अंदर, मतलब हम इसके फेशियल फीचर्स देखेंगे, फाइंडिंग देखेंगे कि इस बंदे के अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा, हमें कौन कौन सी फाइंडिंग देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे ना कि हमारे कोई पेशेंट है एक्रोमेगली का, तो वो किस चीज़ के साथ आएगा। सबसे पहले उसके अंदर क्या होगी, डीप वॉइस होगी, उसकी आवाज़ भारी होगी, बहुत भारी होगी, ठीक है, डीप वॉइस होगी। अगर उसके बाद हम देखें, उसकी जो टांग होगी ना वो मतलब सॉरी जबान जो होगी, जबान वो बहुत बड़ी होगी, मैक्रोग्लोसिया होगा उसे, क्या मैक्रोग्लोसिया। अब मैक्रोग्लोसिया का मतलब क्या है कि इसकी जबान बहुत बड़ी होगी, आम लोगों से ज़्यादा बड़ी होगी इसकी जबान। अगर हम इसके बाद आगे चले इसकी क्लिनिकल फीचर्स में, ये किसी होगी डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस क्यों होगी, ये मैंने आपको जब ये ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ये डायबिटोजेनिक होता है, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है। जब ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाएगा तो ये क्या करवाएगा, ये हमारे अंदर क्या करवाएगा, ये हमारे अंदर करवाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद डायबिटीज मेलाइटस करवाएगा। अगर हम आगे चलें, आगे क्या करवाएगा, आगे ये हमारे अंदर करवाएगा एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप्स करवाएगा। क्या करवाएगा, कोलोरेक्टल पॉलिप्स। कोलोरेक्टल पॉलिप्स मतलब ये कि जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इस पेशेंट के अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा इस पेशेंट में ना आप और एक और चीज़ कि ये ना आपके प्रोलैक्टिन के लेवल्स को भी बढ़ाएगा। प्रोलैक्टिन के लेवल इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, इस बंदे के अंदर गायनिकोमेस्टिया होगा।
एक बात और जो आप सबको याद रखनी चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है, जो एमसीक्यूज आता है इस पूरे टॉपिक में से कौन सा एमसीक्यूज आता है, एक एमसीक्यूज ये आता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्रोमेगाली क्या है, और ये कि एक्रोमेगाली होती किन में है? एक ये दूसरा कॉमन काज और तीसरा कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है, कॉमन काज ऑफ डेथ, कॉमन काज ऑफ डेथ। इसकी कॉमन काज ऑफ डेथ पता है आपको क्या है, इसकी कॉमन काज ऑफ डेथ है हार्ट फेलियर। क्या है, हार्ट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इस पेशेंट की। एक्रोमेगली वाला जो पेशेंट है ना, जिसके मतलब है फेशियल फीचर्स कम हुए हुए हैं, खराब हुए हुए हैं, ठीक है, फेशियल फीचर्स खराब है, मतलब है उसको गायनिकोमेस्टिया हुआ है, आवाज भारी है, जबान जो है बड़ी हुई हुई है, हाथ वगैरह ये बड़े हुए हैं। तो इस पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कौन सी है, हार्ट फेलियर है। अच्छा, अगर हमने इसका हमने डायग्नोज करना हो क्या, डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस हम कैसे लगाएंगे कि ये पेशेंट हमारे अंदर क्या है, ये हमारे अंदर मतलब लेट्स सपोज है ये हमारे अंदर एक्रोमेगली का पेशेंट है। इस पेशेंट के अंदर हम दो तीन टेस्ट करेंगे, एक है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम ओजीटीटी कहते हैं। ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अगर हम इसके बाद अगले टेस्ट की तरफ चलें तो वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये क्या है, ये इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा। और तीसरा क्या है, वो है मतलब हम इमेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग की इमेजिंग करके देख लेंगे कहीं पे छोटी एडिनोमा वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मैंने अपनी बात समझाई होगी। अगर हम आगे चले ना, आगे आगे इसका है ट्रीटमेंट। आगे क्या है, इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में क्या है देखें, ट्रीटमेंट में है कि ये इसका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है ना, हम ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए क्या दे सकते हैं, ऑक्ट्रियो ऑक्ट्रियोटाइड दे सकते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड क्या है, ये उसका एंटागोनिस्ट है या फिर सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। और क्या कर सकते हैं, ये एक बात कि ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। सोमैटोस्टेटिन का मतलब क्या है, ग्रोथ को रोकने वाला, ऐसी चीज जो ग्रोथ को रोक देती है। और क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। और क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ये था आज का आपका टॉपिक। अब मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, बस आपको मैं हल्का फुल्का दिखा देता हूँ, बाकी आपका टॉपिक सारा खत्म हो गया। आज का जितना मैंने आपको पढ़ाना था सारा मैंने आपको कवर करवा दिया। ठीक है, देखें, ये है हमारा क्या, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। क्या है, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन है, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन हो गई, ठीक है। यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया भी हो गया, क्योंकि इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है। सोडियम ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, यूराइन ऑस्मोलैरिटी सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। ये आपको मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखें तो हमने क्या कहा था कि एल्डोस्टेरोन उस बंदे का काम होता है, क्योंकि रास सिस्टम उस बंदे का एक्टिव नहीं होता। एल्डोस्टेरोन कम, एएनपी बीएनपी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड यूराइन, इंक्रीज्ड यूराइन सोडियम सेक्रेशन, इंक्रीज यूराइन सोडियम सेक्रेशन। जिसकी वजह से क्या होगा, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा। क्या होगा, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है। ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, साल्ट टैबलेट्स देंगे, ठीक है, आईवी हाइपरटोनिक सलाइन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, कौन से, थायाजाइड डायूरेटिक्स। और क्या देंगे, एंटी डायूरेटिक एंटागोनिस्ट देंगे, कौन से, कोनिवेप्टान, टोलवेप्टान या फिर डिमिक्लोसाइक्लिन। अच्छा, काजेज में देखें, हेड ट्रॉमा, एक्टोपिक एडीएच, ठीक है, एक्सोजीनियस हार्मोन मतलब बाहर से कोई ये हार्मोन ले रहा है, ठीक है, बाहर से कोई ट्रीटमेंट ये चीज़ें ले रहा है, मतलब है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। लंग डिजीज हो गई, या फिर हमारी ड्रग्स कौन सी, साइक्लोफोस्फामाइड, कार्बामेजिपिन और एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनके बारे में आप साइकेट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, ये डायबिटीज इंस्पाइडस है। डायबिटीज इंस्पाइडस में आपने क्या देखा, सेंट्रल में क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम होता है। जबकि नेफ्रोजेनिक में क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की रेजिस्टेंस आई हुई है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है पर वो काम नहीं कर पा रहा, इडियोपैथिक है, ब्रेन इंजरी है, ठीक है। और इधर क्या, हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी है या फिर कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम आगे चलें, सीरम ओस्मोलैरिटी देखें, दोनों में बढ़ी हुई है। सीरम ओस्मोलैरिटी मतलब क्या, कि उसके अंदर मतलब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों में बढ़ी हुई है। और क्या, एक में देखें एडीएच के लेवल क्या है, कम हुए हुए हैं, दूसरे के अंदर एडीएच के लेवल नॉर्मल है या बढ़े हुए हैं। ये तो मैंने आपको डिफरेंसेस वहां समझाए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम नीचे इसके आ जाए ना, ट्रीटमेंट के ऊपर, क्या, ट्रीटमेंट के ऊपर,
ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे तो जो हमारा सेंट्रल डायबिटीज स्पाइरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, डेस्मोप्रेसिन है। जबकि दूसरे का ट्रीटमेंट क्या है, अंडरलाइन काज को ठीक करना है। ठीक है, हमने साल्ट की डाइट कम करनी है, थायराइड डायोरेटिक्स देनी है उसे, अमाइलोराइड देनी है और इंडोमेथासिन देनी है। ये था इसका ट्रीटमेंट। और ये जो नीचे लाइन लिखी खड़ी है ना, ये वाली ये वही वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट है। ये क्या वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि 2-3 घंटे पानी रोक के रखना है, 2-3 घंटे के बाद अगर उसे पेशाब आ रहा है, उतना ही पेशाब आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डायबिटीज इंस्पायर्स का पेशेंट है। ठीक है, ये था आपका ये टॉपिक। आगे हम आते हैं एक्रोमेगाली के ऊपर। एक्रोमेगाली, अब एक्रोमेगाली में देखें क्या है। ठीक है, मैंने आपको ये सारा पढ़ाया हुआ है, ये बस मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको ये सारा पढ़ा गया। देखें, एक्सेस जीएच इन अडल्ट्स टिपिकली काज्ड बाय पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, क्या है, लार्ज टंग जिसे हमने मैक्रोग्लोसिया कहा है। ठीक है, फ्रंटल बोसिंग, ये जो माथा है ना, माथा, ये माथा मतलब पीछे की तरफ बैठने लग जाएगा। ठीक है, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर, मतलब वो जैसे जैसा बूढ़ा होता जाएगा ना, ये देखें, अब ये पिक्चर देखें, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इसकी पहले की तस्वीर है। ये जो ये वाली पिक्चर है ना, देखें, एक मिनट मार करता हूँ, ये वाली जो इसकी पिक्चर है, ये इसकी पहली वाली पिक्चर देखिए, इसमें काफी मतलब है हैंडसम, या मतलब काफी डिसेंट सा लग रहा है। और ये देखें जैसे इसे आखिरी में गली हुई है, एज के साथ साथ इसका चेहरा कैसे बिगड़ गया। इसे कहते हैं कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स। ठीक है, ये है इसे क्या कहते हैं, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर। अच्छा, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर, आवाज बारी, मैंने बताया, डायफ्रासिस, उसको पसीना बहुत आएगा। ठीक है, हाइपरट्रोफिक आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रोपैथी मतलब उसके जो घुटने होंगे, ये जोड़ जो होंगे ना, जोड़ जॉइंट्स जो होंगे, इनके ऊपर क्या होने लग जाएगा, इनकी हाइपरट्रोफी होने लग जाएगी। अच्छा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाएगी। और क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है, या इजेक्शन फ्रैक्शन को फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, सिर्फ हार्ट फेलियर याद रखें, क्योंकि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है इन पेशेंट्स के अंदर। क्या है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। अगर हम देखें इनके डायग्नोसिस की तरफ, सीरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद देखें ओजीटीटी जो है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें ये नाकाम होगा, फेल होगा इन पे। ठीक है, क्योंकि ये ओरल ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और क्या है, पिट्यूटरी मास देख सकते हैं हम जब एमआरआई करते हैं। अगर उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए, ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले पिट्यूटरी एडिनोमा रिजेक्शन सर्जरी। ठीक है, और क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड है, इसकी क्या है, ऑक्ट्रियोटाइड है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। और आप कैबरगुलिन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, और ये पेगवीसोमेट, पर इनकी इतनी आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि नहीं, ऑक्ट्रियोटाइड ज़्यादा चलता है। बाकी अगर आप दूसरे भी देना चाहें तो दे सकते हैं, पेगवीसोमेट, कैबरगुलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कही, ये देखें, बच्चे के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर क्या होगा, गाइगेंटिज्म। ठीक है, गाइगेंटिज्म, क्योंकि उसके अंदर ये जो एपिफाइजियल प्लेट्स होती है ना, ये भी फ्यूज नहीं हुई होती। ठीक है, ये था आज का आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। सही है, अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है।